नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की जो क्षितिज पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगती है उसका जो पाठ नंबर 14 है, जो कि केदारनाथ द्वारा रचित कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना से लौटती बेर, यह जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। तो आज की इस वीडियो की जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय केदारनाथ अग्रवाल जी का, उसके बाद में हम इस कविता की व्याख्या सरल तरीके से पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। उनकी जो मृत्यु 22 जून 2000 ईस्वी में हो गई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी अगर हम बात करें, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी, उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इस कविता में इन्होंने क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, उसका जो थोड़ा सार हम देखते हैं कि जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उन्हें यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है। तो उनका जो इस कविता में प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा और स्थापत्य कला की जो कला और संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता की, चंद्रगहना से लौटती बेर। इस कविता में कवि ने मानवीकरण की सहायता से प्रकृति के सौंदर्य को मानव की तरह, मानव की हाव भाव रूप सौंदर्य की तरह दिखाया है अपनी कविता में। तो आपको थोड़ा इस कविता से पहले एडवांस थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इस कविता में ऐसा लगता है जिस प्रकार एक स्वयंवर की जो स्थापना की गई है। स्वयंवर क्या होता है कि जिस प्रकार बहुत पहले समय में राजा महाराजा होते थे, तो उनकी लड़की जब बड़ी हो जाती थी तो उसकी शादी करने के लिए स्वयंवर रचा जाता था। तो दरबार में स्वयंवर रचा जाता था और जो लड़की है उसको दरबार में सबके सामने बिठा दिया जाता था और आस पड़ोस के जितने भी राजा महाराजा थे जो जिनको शादी करनी होती थी तो वो वहाँ हाजिर होते थे और लड़की अपनी इच्छा के अनुसार सभी को देख करके परख करके इच्छा के अनुसार अपना वर है जो वर का चयन करती थी, अपने पति का चयन करती थी। तो ये स्वयंवर की जो स्थापना होती थी बहुत पहले समय में। अब देखिएगा इस कविता में स्वयंवर के रूप में एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें कई पौधों का, जैसे चने का
अलसी का, सरसों का, इनका मानवीकरण किया गया है। तो इस कविता में हम पूरा आनंद लेंगे पढ़ने में। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। देख आया चंद्र गहना। अब देखिएगा, कवि किसी चंद्र गहना नाम के गांव से लौटकर वापिस आया है। चंद्र गहना एक स्थान का नाम है, चाहे आप गांव का नाम मान लो। तो चंद्र गहना से लौटकर कवि वापिस जब आ रहा था तो रास्ते में देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। तो इत सुंदर जो दृश्य खेतों का देख करके कवि रास्ते में एक खेत में रुक जाता है। वहां मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। तो खेतों के अंदर जो मेड़ होती है, जिस प्रकार बॉर्डर, जिस प्रकार अलग अलग छोटे छोटे बॉर्डर बनाए जाते हैं खेत के अंदर, बीच में से जो मिट्टी थोड़ी ऊपर उठी हुई जो भाग इस किनारा करके एक बॉर्डर की तरह बनाया जाता है, जिस पर जो किसान है वो क्रॉस हो सके एक साइड से दूसरी साइड, या जो अलग अलग क्यारियां हैं उनके बाहर की साइड जो बॉर्डर बनाया जाता है उसे मेड़ कहते हैं। तो उस मेड़ पर कवि आकर बैठ जाता है। तो वहां वो क्या देखता है कि एक बित्ते के बराबर, अब ध्यान रखिएगा, एक बित्ते के बराबर। तो ये बित्ते क्या है? बित्ते एक प्रकार का माप है, मापना जिसे कहते हैं। कि जिस प्रकार इन्होंने बित्ते का अर्थ आप यह मान सकते हो कि जैसे हाथ का पंजा होता है, तो हाथ का पंजा खोलने पर अंगूठे का जो लास्ट पोर होता है, लास्ट सीरा होता है, उससे लेकर जो अपने हाथ की छोटी अंगुली, सबसे छोटी अंगुली होती है कनिष्ठ का, उसके अंतिम सिरे के बीच की लंबाई का माप, उसको कहते हैं बित्ता। तो इसका लगभग क्या है कि 22.5 सेमी इसकी जो लंबाई होती है। अपने जो अंगूठे के जो लास्ट पोर है और सबसे छोटी अंगुली के लास्ट पोर के बीच की जो लंबाई है वो 22.5 सेंटीमीटर होती है। तो उसको बित्ते के माप के बराबर दिखाया गया है कि एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, कि छोटा सा एक चने का जो पौधा है ठिगना एक बित्ते के बराबर है। बांधे मुरेठा शीश पर, बांधे मुरेठा शीश पर। तो जो बांधे मुरेठा का मतलब पगड़ी और शीश का मतलब सर पर। तो क्या है, अब इस प्रकार से हरा चना जो ठिगना हमें दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार उसके सिर पर एक पगड़ी बंधी है छोटे गुलाबी फूल की, छोटी जो गुलाबी फूल की, गुलाबी रंग के फूल की पगड़ी उसके सिर पर बंधी हुई है। किसके सिर पर? चने के। सज कर खड़ा है और सज कर खड़ा है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि कवि एक चने को मानव का रूप देकर समझाना चाहता है कि कवि को ऐसा लग रहा है जैसे गुलाबी रंग का जो साफा सिर पर बांधकर कोई खड़ा है, दूल्हे के रूप में खड़ा है। तो चने का जो कवि ने मानवीकरण किया है, मानव की, मनुष्य की तरह उसके हाव भाव रूप सौंदर्य को दिखाया है। तो इस जो पंक्तियां हैं इस कविता की, इसमें कवि ने चने का मानवीकरण किया है। इसके बाद में देखिएगा, इन पंक्तियों के अंदर जो कठिन शब्द थे, जिस प्रकार एक बित्ते की बात आई थी, आपको मैंने बताया था, विता हाथ के पंजे को खोलने पर अंगूठे के सिरे से कनिष्ठिका के सिरे तक की लंबाई। आपको पहले भी बता चुका हूं कि अंगूठे के जो लास्ट पोर होता है उससे लेकर जो अपनी सबसे छोटी हाथ की अंगुली होती है कनिष्ठिका, उसके बीच की जो लंबाई है, उसके लिए कवि ने बित्ते शब्द का प्रयोग किया है। इसको हम नाप कह सकते हैं। मुरेठा का अर्थ क्या होता है? साफा या पगड़ी। देखिएगा, इस कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को
सर पर चढ़ाकर कह रही, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अब देखिएगा, चना जहां उगा हुआ है उसके बिल्कुल पास ही मिलकर उगी है कौन? अलसी। अब इसको एक कविता में कवि ने नायिका का रूप दिया है। किसको? अलसी का। अलसी का मानवीकरण किया है नायिका के रूप में। हठीली का मतलब जिद्दी, अलसी को जिद्दी दिखाया गया है। देह की पतली, कमर की है लचीली। तो अलसी को इस प्रकार नायिका का रूप देकर दिखाया गया कि उसकी जो देह है, उसका शरीर है वो पतला है और कमर उसकी लचीली है। नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, इस प्रकार लग रही है जैसे नीला फूल है उसने सर पर लगा रखा हो। कह रही, जो छुए यह, और यह कह रही है कि दूं हृदय का दान उसको, कि जो भी उसको छुएगा उसको मैं अपना दिल दे दूंगी या हृदय दान में दे दूंगी। तो कविता में कवि ने अलसी का मानवीकरण एक नायिका के या नवयौवना के रूप में किया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये जो पंक्तियां समझ में आ गई होगी। अब इसके जो कठिन शब्द है वो देखते हैं। अलसी, इसका अन्य नाम तीसी, एक पौधा जिस पर नीला फूल आता है तथा जिसकी फली लट्टू के आकार की होती है। हठीली का अर्थ क्या होता है? जिद्दी। देखिएगा, कवि इस प्राकृतिक सौंदर्य को संयमवर के रूप में दिखा रहा है। संयमवर आपको मैंने बता दिया क्या होता था। अब ये जो चना है उसका मानवीकरण किया, अलसी का मानवीकरण किया, और अब वो जो कवि सरसों का मानवीकरण करेगा। अब देखिएगा, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। अब देखिएगा, सरसों का मानवीकरण कवि ने कैसे किया है। और सरसों की न पूछो, सरसों की तो बात ही मत पूछो, हो गई है सबसे सयानी, कि वो बड़ी हो गई है या सियानी हो गई है, विवाह करने योग्य हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, हाथ पीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शादी करना। ब्याह मंडप में पधारे, कि विवाह के मंडप में पधारी है। तो संयमवर के अंदर दुल्हन का जो रूप किसको दिया गया है? सरसों को। ध्यान रखिएगा। फाग गाता मास फागुन, और ऐसे लग रहा है जैसे फाग गाता हुआ जो फाल्गुन का जो महीना है वो आ रहा है। फाल्गुन के महीने में जो होली के समय जो गीत गाया जाता है उसे फाग कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लग रहा है जैसे फाल्गुन का महीना फाग गाता हुआ आ रहा है, जो शादी के जो मंडप है वहाँ पे आ रहा है, आ गया है आज जैसे। तो कवि ने इस प्रकार से इस कविता के दृश्य को दिखाया है कि सरसों है जो वो विवाह के मंडप पर पधारी हुई है, उसके हाथ पीले हुए, फाग जो गाता हुआ फाल्गुन मास आ रहा है, और जो ये दृश्य पूरा सरसों के मानवीकरण के रूप में, दुल्हन के रूप में मानवीकरण किया है कवि ने। अब देखिएगा, इसके जो कठिन शब्द, सयानी का अर्थ होता है जवान कन्या या चतुर, हाथ पीले करना, मुहावरा विवाह करना, फाग होली के दिनों में गाया जाने वाला गीत। अब देखिएगा उसके बाद में कविता की अगली पंक्तियां। अब यहाँ पर बात रिपीट करता है कवि, देखता हूं मैं संयमवर हो रहा है। अब देखिएगा, तीन जो पंक्तियों के जो पैराग्राफ है दिए गए हैं पहले, उसमें मानवीकरण किया गया चने का, अलसी का और सरसों का। उसके बाद में कविता में कवि ये लाइन लिख रहा है कि देखता हूं मैं संयमवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि इस कविता में गांव के प्रेम को दिखाना चाहता है, कहना चाहता है कि जो शहर है या नगर है वहां पर तो स्वार्थ की जिंदगी और गांव के अंदर प्रेम की जिंदगी। तो गांव के लोग
वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। जो शहर के होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, क्योंकि व्यापार जहाँ है वहाँ स्वार्थ होगा। तो नगर शहरों में तो व्यापारिक गतिविधियाँ ही होती है। तो इस जो विषय वस्तु को कविता में कवि दिखाना चाह रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो प्रकृति का जो प्रेममय अंचल हिल रहा है, कहाँ पर? जो ग्रामीण एरिया है जहाँ पर वो बैठा है खेत में। इस विजन का मतलब, विजन का अर्थ होता है जैसे सुनसान जगह होती है जहाँ बहुत ही कम जो जन पाए जाते हैं, कम लोग पाए जाते हैं। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, कि जो ये ग्रामीण की जो प्रिय भूमि है वो अधिक उपजाऊ है, अर्थात अधिक यहाँ पे प्रेम भाव है। और व्यापारिक नगर में प्रेम भाव नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ स्वार्थ का बोलबाला है। अब देखिएगा कठिन शब्दार्थ। स्वयंवर विवाह के प्रत्याशियों में से कन्या द्वारा स्वयं पति का वर्णन करना। अनुराग का अर्थ क्या है? प्रेम। विजन का अर्थ होता है सुनसान स्थान। अब देखिएगा कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास बोरी, ले रही है वो भी लहरियां। इसमें कविता में कवि एक तालाब का वर्णन कर रहा है कि पैरों के तले है एक पोखर। कवि जहाँ बैठा है उसके नीचे की तरफ एक पोखर है, एक तालाब है। उठ रही हैं इसमें लहरियाँ, इसमें छोटे छोटे लहरें, जो पानी की लहरें उठ रही है। नील तल में जो उगी है घास बोरी, और जो इसका जो पोखर का जो नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जो तल है वो स्वच्छ पानी के कारण नीला नीला दिखाई दे रहा है। उसमें घास बोरी है, ले रही वो भी लहरियाँ। जो बोरी बोरी घास है वो भी पानी की तरह हिल रही है, पानी की तरह लहरें ले रही है। तो नीले जो तल में बोरी घास है वो पानी की लहरों की तरह लहरियां ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। अब देखिएगा, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसको दिखाया है? सूर्य को दिखाया है, सूरज को। आंख को चकमकाता। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी तालाब के पानी पर पड़ती है, तो ऐसे लगता है जैसे चांदी का बड़ा सा गोल खंबा बन गया। और जो रोशनी पानी पर पड़ती है सूर्य की, उससे एकदम प्रकाश हमें दिखाई देता है, तो हमारी जो आंखें हैं वो चुंधिया जाती है। तो आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पोखर के किनारे पत्थर पड़े हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अलसाए हुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे पानी पी रहे हैं चुपचाप, और उनकी प्यास है जाने कब बुझेगी। वो वहाँ पड़े ही रहते हैं पोखर के किनारे, जो पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे चुपचाप पानी पी रहे हैं, पता नहीं इनकी प्यास कब तक बुझेगी। तो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा इस कविता में किया गया है। कठिन शब्दार्थ देखिएगा। पोखर का अर्थ क्या होता है? तालाब। चकमकाता का अर्थ चौंधिया जाना, जैसे एकदम तेज प्रकाश देखते हैं तो अपनी आंखें एकदम धुंधलापन सा हो जाता है, चुंधिया जाती है। अब देखिएगा अगली पंक्तियां। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। अब इन पंक्तियों में कवि ने दो शिकारी दिखाएंगे, एक तो बगुले के रूप में शिकारी, और एक काले माथे की एक चिड़िया है उसको शिकारी के रूप में दिखाया है, कि दोनों मछलियों को किस प्रकार से पकड़ती है। तो चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और बगुला पानी के अंदर एक टांग पर खड़ा रहता है,
जैसे उसको कोई मीन चंचल कोई मछली दिखाई देती है, मीन का अर्थ मछली, ध्यान निद्रा त्यागता है तो अपना वो ध्यान त्याग देता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। तो बगुला इस प्रकार से पानी में एक टांग पर खड़ा रहता है जिस प्रकार कोई योगी तपस्या में लीन हो, और मछलियां उसको देखकर इससे सोचती है कि ये कोई पौधे वगैरह के जितना ही कोई पौधा होगा जो खड़ा है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये चालाक बगुला हमें खा जाएगा। तो एक पौधे का रूप सोचकर ये मछली उसके पास में आती है। उसी समय बगुला अपना ध्यान निद्रा जो त्याग देता है और एकदम चट दबाकर चोंच में मछली को नीचे गले को डालता है चालाकी से। इसी प्रकार एक काले माथे वाली चतुर जो चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फोरन, जो सफेद सफेद पंख है उस काले माथे की जो चतुर चिड़िया है, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एकदम झपट्टा मार के अपने श्वेत पंखों के सहारे झपट्टा मार के टूट पड़ती है जल के हृदय पर, जल पर एकदम टूट पड़ती है। एक उजली चतुर मछली, एक उजली श्वेत सी जो चतुर मछली होती है उसको पकड़कर चोंच पीली में दबाकर, अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में और दूर तक अंतरिक्ष में उड़ जाती है। तो इन जो पंक्तियों में कवि ने एक तो बगुले को शिकारी के रूप में दिखाया है और एक काले माथे वाली जो चिड़िया है उसको शिकारी के रूप में दिखाया है। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्दार्थ देखिएगा, मीन का अर्थ क्या होता है मछली, और चंचल का अर्थ तेज गति से चलने वाले, ध्यान निद्रा ध्यान रूपी नींद, चट का अर्थ होता है शीघ्र, श्वेत का अर्थ होता है सफेद, जल के हृदय पर पानी की सतह पर। इसी प्रकार चतुल का अर्थ चतुर चालाक और फुर्तीली, गगन का अर्थ होता है आकाश। अब देखिएगा, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। कवि कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ जहाँ खड़ा हूँ। मेरे सामने की जो भूमि है वो ऊंची है जहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाई गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन का कोई टाइम नहीं आने का, मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ। मतलब कवि बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको कहीं जल्दी जाने की कोई भी उसको आवश्यकता नहीं है। वो आज़ादी के तौर पर वहाँ पर कुछ समय और व्यतीत करना चाहता है, जाना नहीं, कहीं भी जाना नहीं है। इसमें जो पंक्तियों में देखिएगा, स्वच्छंद का अर्थ चिंता मुक्त या आज़ाद या मनमोजी, इसका अर्थ ये होता है। अब देखिए, जो रेल की पटरियों के साइड में जो एक तरफ कविता में कवि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, चित्रकूट की जो पहाड़ियाँ दिखा रहा है, चित्रकूट की जो कि अनगढ़ चौड़ी की चौड़ाई उनकी असीमित है और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई है बांझ भूमि पर, और वहीं एक साइड में बांझ भूमि, मतलब जहाँ कुछ भी उगता नहीं है, बांझ हो भूमि, जो उपजाऊ ना हो उसे बांझ भूमि कहते हैं। वहाँ पर क्या है, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। जो रीवा के पेड़ होते हैं वो कांटेदार होते हैं, जिस प्रकार बबुल का पेड़ होता है कांटेदार, उसी प्रकार रीवा के पेड़ होते हैं कांटेदार। कुरूप का मतलब उनका भद्दा जो चेहरा होता है, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कांटे वाले जो पौधे हैं किसको अच्छे लगेंगे। तो अनगढ़ का मतलब टेढ़ी मेढ़ी या उबड़ खाबड़। बांझ भूमि का अर्थ होता है बंजर भूमि, रीवा का अर्थ होता है बबुल से मिलता जुलता एक कांटेदार पेड़। इसी प्रकार कविता में आगे बढ़ते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें। एकदम उसे सुनाई पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का, सुग्गा अर्थात तोते का स्वर क्या है,
तोता कैसे बोलता है? टें 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 टें। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, और जो वनस्थली का हृदय चीरता, उड़ता गिरता सारस का स्वर। और उसी विजन में हृदय को चीरता हुआ उड़ता गिरता सारस का स्वर, जो सारस की जो आवाज़ होती है, स्वर होता है, बहुत तेज और तीखा होता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि टिरिटों इस प्रकार क्या है, सारस का स्वर होता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो क्या है कि कभी ये मन में सोचता है कि मैं भी इन सारस के साथ उड़ जाऊं, फैलाए सारस के संग, और वहाँ इनके साथ रहूं। जुगुल जोड़ी का मतलब जो जोड़ा होता है, युगुल के रूप में जो सारस का जोड़ा रहता है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन ले, कि उनकी सच्ची प्रेम कहानी उनके पास रहकर सुन लो चुपके 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 चुपके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा पेश किया है। आशा करते हैं कि आपको ये जो कविता है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इन लास्ट पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ देख लीजिएगा। सुग्गा का अर्थ क्या होता है? तोता। वनस्थली का अर्थ जंगल होता है। हृदय चीरता का अर्थ दूर दूर तक गूंजता, जैसे सारस काफी तेज आवाज में बोलता है तो हृदय को चीरता हुआ सा प्रतीत होता है। चुपके चुपके का मतलब चुपके चुपके से। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे चैनल पर बाकी कक्षाओं के भी जो पाठ है, जो काव्य खंड के, उनकी व्याख्या दी गई है, आप देख सकते हो। आज की कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।